जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, अपने चैप्टर को फिनिश किए थे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पहला चैप्टर यानी न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली खत्म कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज एक नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम क्या हमारे पास, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले उसका हेडिंग लगा लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे किसका, रेस्पायरेशन का। ठीक है, रेस्पायरेशन, सुनिए ध्यान से। रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं, पहले तो यही समझना है कि रेस्पायरेशन कहते हैं किसको। ठीक है, तो रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये चैप्टर, पहले एक बात समझिए कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट वहां से होगा जहां से लास्ट चैप्टर क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ठीक है, लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था, एक बात समझाते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन चैप्टर में आप क्या कर चुके थे, न्यूट्रिशन चैप्टर में जो फूड था उससे हम लोग क्या कर लिए थे, ग्लूकोज निकाल लिए थे। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर अपना था उसमें हम लोग क्या किए थे, फूड से ग्लूकोज निकाल लिए थे। ठीक है, ऐसा डाइजेशन करके। अच्छा, ये जो ग्लूकोज निकलता है ये कहाँ जाता है, ये जाता है ब्लड में, जिसको आप क्या बोलते हैं, ए, जिसको आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन करके हम क्या किए थे, ग्लूकोज निकाले थे। ये ग्लूकोज कहाँ चल गया था, ब्लड के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और देखिए ब्लड से ग्लूकोज कहाँ पहुंचता है, ये ब्लड से ग्लूकोज पहुंचता है हमारे सेल में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, जिसके अंदर ग्लूकोज जाएगा। ये ग्लूकोज क्या होता है, सेल में जा करके टूटता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को, ग्लूकोज का ब्रेक होकर के एनर्जी का बनना क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो रेस्पायरेशन वहीं से शुरू हो रहा है जहां से लास्ट चैप्टर क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा आप कहानी बता सकते हैं कि रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं, तो रेस्पायरेशन बोलते हैं ग्लूकोज का टूट कर एनर्जी का बनना, क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, अब तो ये एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है हमारे पास रेस्पायरेशन का। ठीक है, अच्छा रेस्पायरेशन में किसको तोड़ करके एनर्जी मिल रहा है, ग्लूकोज को मिल रहा है तोड़ करके। ठीक है, तो ग्लूकोज को तोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। अच्छा, एनर्जी जो बनता है किस फॉर्म में बनता है, ये बनता है हमारे पास एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इसको स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि सेल के अंदर यानी सेल के लिए हमारे पास फ्यूल का काम कौन करता है, ग्लूकोज करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी दे रहा है वो कौन देता है, ग्लूकोज देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, हमारे सेल का जो फ्यूल है वो किसको बोलते हैं, हम लोग ग्लूकोज को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का बनना क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन। दूसरा बात ध्यान रखिए, रेस्पायरेशन जो होता है ये हमेशा कहाँ होता है, सेल में। तो हम बोलेंगे इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सेल। ये हमेशा कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। दूसरा बात, यहाँ पर जो ग्लूकोज टूट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये टूट करके इसका क्या हुआ है, इसका हुआ ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन होकर के क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है। ठीक है, और इस एनर्जी के बनने का जो प्रोसेस है, इसी कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं, जो कहाँ चल रहा है, सेल के अंदर चल रहा है। ठीक है, अगला बात, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से देखिए हम लोग को एनर्जी दे रहा कौन, ग्लूकोज। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ग्लूकोज एक्ट एज एक्ट एज फ्यूल ग्लूकोज एक्ट एज फ्यूल फॉर सेल। ये सेल के लिए कैसा काम करता है, हमारे पास फ्यूल का काम करता है।
क्योंकि इसी से क्या मिलता है हम लोग को, एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अब एक बात समझिए, ये जो ग्लूकोज का टूट कर एनर्जी बन रहा है ना, यानी जो रेस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है, यानी जो ग्लूकोज टूट रहा है, ये दो अलग अलग तरीके से क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, अच्छा ये चाहे कितना भी तरीका से टूटे, ये टूटेगा कहाँ, सेल के अंदर ही टूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तो रेस्पायरेशन ना दो अलग अलग तरीकों से होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, यानी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन का हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन हमारे पास रेस्पायरेशन के तरह के हैं, दो तरह के हैं। ठीक है, एक है हमारे पास एक है हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन, एक हमारे पास कौन सा, एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो एक है हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा कौन सा हमारे पास, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के तरह के होता है, तो रेस्पायरेशन दो तरह के होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एक होता है कौन सा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, समझिएगा। अब चाहे एरोबिक हो और चाहे एनएरोबिक हो, दोनों तो हमारे पास रेस्पायरेशन ही है, इसका मतलब दोनों में एनर्जी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, एनर्जी बनेगा, बस तरीका क्या दोनों का अलग अलग है। ठीक है, समझिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, टूट कर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसी को अब क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है ना, ग्लूकोज टूटता तो है लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटता है। ठीक है, तो उसको अब क्या बोलते हैं, हमारे पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन in which in which glucose in which glucose break in which glucose break in the in which glucose break presence of in the presence of oxygen in the presence of oxygen is called aerobic respiration। ठीक है, उसी को अब क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कहाँ होगा, सेल के अंदर ही होगा। वहीं पे अगर हम बात करें एनएरोबिक का, तो हम बोल सकते हैं द रेस्पिरेशन the respiration in which glucose break in which glucose break in the absence of in the absence of oxygen in the absence of oxygen is called is called anaerobic respiration, anaerobic respiration। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोलेंगे, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज, जिसमें क्या हो, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो करके क्या बनाए, एनर्जी बनाए, तो उसको अब क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक होकर के कच्ची बनाए, हमारे पास एनर्जी बनाए, तो उसको अब क्या बोलिएगा, उसको आप बोलते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर जो एनर्जी बनता है, यहाँ पर जो एनर्जी बनता है वो बनता है कितना, 38 एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक में केवल कितना बनता है, 2 एटीपी बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इसमें एक ग्लूकोज टूट करके 38 एटीपी एनर्जी क्या होगा, फॉर्म होगा, जबकि इसमें एक ग्लूकोज टूट करके कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, वहीं पे एक बात समझिए, ये जो ये जो हमारे पास एरोबिक वाला है, ये किस में होता है, तो ये आपको हमारे पास ह्यूमन में देखने को मिल जाएगा, ये हमारे पास प्लांट में देखने को मिल जाएगा, ये हमारे पास इंसेक्ट में देखने को मिल जाएगा, ये हमारे पास एनिमल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अधिकतर एनिमल में कौन सा देखने को मिल जाता है, एरोबिक मिल जाता है। ठीक है, जबकि हम बात करें किसका, एनएरोबिक का, तो ये आपको कुछ बैक्टीरियाज में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा
आपको ईस्ट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ह्यूमन में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लांट में नहीं होता लेकिन ह्यूमन में होता है। ठीक है, ह्यूमन हो जाता है, एनिमल हो जाता है। ठीक है, इट इज। तो ये हमारे पास क्या है, इन सभी में देखने को मिल जाता है एनारोबिक। इसमें कौन सा देखने को मिल जाएगा, एरोबिक। ठीक है, अब एक बात समझिए। अब पहले इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। क्या समझना है, इस बात को समझाता है थोड़ा सा डिटेल, इसका कहानी समझते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से बातें हो गया कि ग्लूकोज टूटेगा और हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी बना के देगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है तो 38 एटीपी ला के देगा, और अब्सेंस में टूट रहा है तो 2 एटीपी ला के देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ऊपर ऊपर से बात है। हम थोड़ा सा कहानी को समझाते हैं कि ग्लूकोज जब सेल में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एन एरोबिक को समझा देते डिटेल में, और फिर किसको समझा देंगे, एरोबिक को समझा देंगे। जबकि हम लोग को पढ़ना डिटेल में किसका है, एरोबिक का ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एनएरोबिक को समझा देते हैं ताकि एनएरोबिक क्या हो जाए, यहाँ पे खत्म हो जाए। हमको एरोबिक डिटेल में पढ़ना तो उसको क्या करते हैं, एनएरोबिक बताने के बाद हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले समझा देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सुनिएगा और समझिएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम किसको बोल रहे थे, जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के क्या हो रहा था, अब्सेंस में हो रहा था। अच्छा, कैसे होगा इस बात को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये सेल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल। ठीक है, ऐसा। ये हमारे पास क्या, एक सेल है। अगर सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन होगा, ये मान लेते हैं छोटा सा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस। इसके अलावा यहाँ पे कौन होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अपना साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनल, जिसमें से एक सेल ऑर्गेनल को समझ लीजिए ताकि उसी का हम लोग का काम है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारे पास कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझिए क्या होता है, देखिए। एब्जॉर्प्शन के बाद ना ब्लड क्या करता था, देखिए। डाइजेशन हम लोग किए थे तो ग्लूकोज मिला था, ये ग्लूकोज क्या होता ब्लड में गया था, जिसको आप क्या बोले थे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है ग्लूकोज को कहाँ इंटर करवा देगा, सेल के अंदर। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो ग्लूकोज है इसमें कितना कार्बन है, एक ग्लूकोज का हम बात करते हैं तो एक ग्लूकोज में कितना कार्बन, 6 कार्बन। जबकि आएगा बहुत सारा ग्लूकोज, तो एक में समझ लेते तो सब में क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, और ये अभी कहाँ आया है, ये हमारे पास आ चुका है साइटोप्लाज्म में। अब एक बात समझिए, साइटोप्लाज्म में आते ही साइटोप्लाज्म में आते ही ये ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले ये ग्लूकोज, ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होकर के ये क्या बनाता है, ये सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक होकर के 3 कार्बन वाला 2 को कंपाउंड बनाएगा, जिसको आप बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आते ही ये ग्लूकोज क्या करेगा, सबसे पहले 2 कंपाउंड बनाएगा 3-3 कार्बन का। ठीक है, यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेगा। अच्छा, ये पायरुवेट बनने के बाद, ये पायरुवेट, ये जो बना है 3 कार्बन का कंपाउंड, ये पायरुवेट बनने के बाद ये कहाँ इंटर करना चाहता है, तो ये जाना चाहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसको अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि अभी मान लेते हैं हमारे सेल में ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, कब ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जब ह्यूमन क्या करता है, रनिंग करता है, दौड़ता है, तो उस समय क्या ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वही स्थिति है। मान लीजिए हम ये उस व्यक्ति का सेल के बारे में बता रहे हैं जो अभी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति अगर वो दौड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, अधिक एनर्जी चाहिए होगा।
और अधिक एनर्जी चाहिए होगा तो उसमें क्या हमारे पास जल्दी जल्दी ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारे बॉडी में इतना क्षमता नहीं है कि बहुत तेजी से हम लोग ऑक्सीजन खींच पाए उस समय। इसलिए क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाता। तो पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा तो ये पायरुवेट क्या करेगा, इधर ही ये पायरुवेट क्या करेगा हमारे पास, ये पायरुवेट क्या करेगा, यही साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, खुद को ब्रेक कर देगा। ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही खुद को ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एनर्जी, और साथ में क्या बनेगा, और भी कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, जैसे अगर ये ह्यूमन का हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा का बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, ये पायरुवेट ब्रेक होकर के एनर्जी बना देगा, और ये एनर्जी जो बनेगा ये केवल कितना बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखिए ग्लूकोज जो ब्रेक होता है ये 2 स्टेप में ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है हमारे पास पायरुवेट, और फिर पायरुवेट से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये दोनों स्टेप कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर, लेकिन सेल में कहाँ, तो सेल में पहला स्टेप कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, और दूसरा स्टेप भी कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास अभी क्या ऑक्सीजन नहीं है, जिसके वजह से ये पायरुवेट क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही टूट करके ओवरऑल 2 एटीपी ऊर्जा क्या करता है, दो एटीपी एनर्जी क्या करता है, बना करके तैयार करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम एरोबिक का बात करें, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या एग्जांपल समझते हैं, सुनिएगा। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कि आपको जो बताए हैं उस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बात हम लिख देते हैं कि इन इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन एनएरोबिक respiration in anaerobic respiration, complete breakdown of glucose in anaerobic respiration, complete breakdown of glucose, complete breakdown of glucose are occur in cytoplasm of cell, are occur in cytoplasm of cell। ये सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब समझिए बात को, हमको कुछ एग्जाम्पल देखना है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखना है किसमें, ह्यूमन में। तो ह्यूमन में कब होगा एनएरोबिक, जब ह्यूमन क्या करेगा, हमारे पास रन करेगा, यानी जब वो मूव करेगा, दौड़ेगा, उस समय होगा। ठीक है, देखिए कैसा होता है। तो ह्यूमन में अगर बात करें तो ह्यूमन में सबसे पहले काम क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले टूटेगा और क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा। अच्छा, ये पायरुवेट के गो बनेगा, तो ये पायरुवेट जो बनता है ये 2 गो बनेगा, ये के गो बनेगा हमारे पास, 2 गो बनेगा। ठीक है, अच्छा ये और क्या बनाएगा हमारे पास, तो पायरुवेट ये हमारे पास क्या हुआ, 2 गो बन गया। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा और पायरुवेट के गो बनेगा, 2 गो बनेगा। फिर ये पायरुवेट क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही ये पायरुवेट क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही टूट करके क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा। कितना एटीपी, 2 एटीपी, और साथ में बनाएगा लैक्टिक एसिड, साथ में क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये जो लैक्टिक एसिड बना है, ये लैक्टिक एसिड स्टोर्ड हो जाता है कहाँ, लोअर सरफेस ऑफ स्किन में। तो हम बोल सकते हैं कि इट, या फिर स्टोर्ड इन, इट स्टोर्ड इन मसल्स। ये क्या होता है, मसल्स में स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा, व्हेन व्हेन इट ब्रेक व्हेन इट ब्रेक व्हेन इट ब्रेक स्टार्ट स्टार्ट क्रैम्पिंग स्टार्ट क्रैम्पिंग इन मसल्स। ठीक है, होता क्या है, जब हम लोग दौड़ते हैं
तो उस समय क्या बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ठीक है। तो बॉडी में ऑक्सीजन का कमी रहेगा, बॉडी में ऑक्सीजन का कमी रहेगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जब पायरुवेट होगा, अच्छा ये पूरा कहानी कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा कहानी कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो जब हम लोग दौड़ते तो क्या होता है, हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी है, तो उस समय क्या होता है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट बनाता है, और पायरुवेट बनाने के बाद ये साइटोप्लाज्म में ही क्या करेगा, टूट करके एनर्जी बनाएगा, और साथ में अगर ये ह्यूमन है तो साथ में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद क्या है, जब कुछ दिनों बाद जब ये ब्रेक होता है वापस से, तो क्या होता है, हमारे मसल्स में अकड़न होता है, यानी क्रैम्पिंग होना, दर्द होना क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कहाँ चल रहा है, ह्यूमन के अंदर चल रहा है, ठीक है। वहीं पे वहीं पे हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल है, वहीं पे अगर हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा, ईस्ट, ठीक है। तो अब जो हम समझ रहे हो, इसमें समझ रहे, ईस्ट में समझ रहे, तो ईस्ट में क्या होता है समझिए। ईस्ट में जो ग्लूकोज है, ईस्ट में जो ग्लूकोज है, ये भी क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही टूटता है ये ग्लूकोज, ठीक है, हमेशा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पायरुवेट बनेगा, ठीक है। के गो पायरुवेट बन जाएगा, दो गो पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। के गो बन जाएगा, दो पायरुवेट, और ये पायरुवेट फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये टूट जाएगा काची में, ये बना देगा एनर्जी, और साथ में क्या बना देता है ये, इथेनॉल बना देता है, साथ में क्या बनाता है ये, इथेनॉल बनाता है। अच्छा एनर्जी कितना बनाएगा, तो एनर्जी फिर से ये दो एटीपी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात, इथेनॉल बनाने के कारण, अच्छा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, ठीक है, साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास दोनों में, ठीक है, अगर ऊपर में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए CO2, और यहाँ पे भी क्या निकलेगा, CO2। तो CO2 तो निकलेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कहानी समझिए, इसमें क्या बनता है, एक स्पेशल कंपाउंड बन के तैयार हुआ है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनने के कारण ही इस ईस्ट का यूज हम लोग डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ईस्ट आर used to make used to make different type of used to make different type of product, different type of product, ठीक है। काची काची में करते हैं, लाइक ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाने में कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा केक, ठीक है, इसके अलावा बियर, ठीक है, विस्की बनाने में कर लेते हैं, रम, ठीक है, यानी बेवरेज बनाने में, ठीक है, ETC, ठीक है। तो ये सब बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग जनरली कर लेते हैं, ठीक है, इडली डोसा, ठीक है, ये सब बनाने में क्या करते हैं हम लोग, ईस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब कैसे इथेनॉल को इससे प्राप्त कैसे इससे इथेनॉल निकालेंगे ना, ये बातें यहाँ पे बताना थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि हमारे पास समय क्या बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो ईयर लॉन्ग क्लासेस में क्या होता है, डिस्कस होता है, ठीक है, वहां पे बिल्कुल एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, लेकिन यहाँ पे बता नहीं सकते, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर आपको एक टर्म समझाते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन, समझिए, फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन क्या, देखिए अभी अभी जो पढ़े हैं ना, ये जो ईस्ट जो ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाई ईस्ट, बाई ईस्ट,
in the absence of oxygen, in the absence of oxygen is called fermentation। ठीक है, और जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगे इसी फर्मेंटेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, जितना भी ब्रेड है, केक है, बियर है, सबको हम क्या करते हैं, इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी किसका है, एनएरोबिक का। यहाँ से हम आपको समझाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम लोग सेकंड बात कर रहे हैं कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि हम समझाएं अभी क्या अभी, कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना हमारे पास क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से कहानी, कहानी क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में, किस प्रकार से कहानी होता है, इसी कहानी को हम क्या करेंगे, समझाएंगे। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है ना, पहले इस बात को समझ लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होगा जब एक व्यक्ति क्या है, रेस्ट में बैठा हुआ। ठीक है, मतलब कहीं दौड़ उड़ नहीं रहा है, आराम से व्यक्ति क्या है, बैठा हुआ। ठीक है, उसमें होगा। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप में जो सेल है, आपके बॉडी में जो सेल्स है, उन सेल्स में क्या हो रहा होगा, देखिए ध्यान से कहा, ये मान लेते हैं सेल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या सेल है। ठीक है? देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था, ये पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड इसको कहाँ पहुंचा देगी, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर से ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, इस बात को समझिए। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं समझाने के लिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये ये मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझिएगा, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज जो भी साइटोप्लाज्म में आया। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद, ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है, टूट जाता है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में, जिसको आप क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन भी, तो ये पायरुवेट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ कहाँ इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट पहुंचेगा, इस पायरुवेट को ब्रेक करके, इस पायरुवेट को ब्रेक करके क्या बना लिया जाएगा, एनर्जी बना लिया जाएगा, वाटर बना लिया जाएगा, और साथ में क्या बना लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए जो एनर्जी बनने का प्रोसेस है, इसके अंदर ना एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है, तो क्रेब साइकिल के हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी बन जाता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एनर्जी कितना बनेगा, तो एक ग्लूकोज जब कंप्लीटली टूट जाएगा, तो ओवरऑल एनर्जी जो रिलीज होता है कितना होता है, 38 एटीपी। अब क्या होगा समझिए, ये जो CO2 बना है, ये CO2 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर एनवायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये जो वाटर है ये बॉडी में रह जाएगा, और एनर्जी क्या हो जाएगा, बॉडी में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पहला स्टेप जो है, यानी ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये कहाँ हुआ है, हमारे पास साइटोप्लाज्म में हुआ है। जबकि सेकेंड स्टेप कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, और दूसरा स्टेप कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा डिफरेंस ये आता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, एक ग्लूकोज टूटने से केवल 2 एटीपी एनर्जी बनता है, जबकि एरोबिक में क्या होता है, एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इन दिस रेस्पिरेशन, आप क्या बोल सकते हैं कि इन दिस रेस्पिरेशन
ठीक है, अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि इन दिस रेस्पायरेशन इन दिस रेस्पायरेशन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप अकर इन अकर इन साइटोप्लाज्म अकर इन साइटोप्लाज्म एंड second step second step occur in माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि फर्स्ट स्टेप कहाँ होगा हमारे पास? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? रेस्पायरेशन के बारे में कुछ बातें हम लोग क्या की हैं, सीखे हैं। ठीक है, अब इसी रेस्पायरेशन को आपको क्या करना है? पढ़ना है। किस में? प्लांट में। और किस में पढ़ना है? हमारे पास एनिमल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लांट में रेस्पायरेशन को समझाएंगे और फिर बात करेंगे किसका? एनिमल का। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? पहले पहले प्लांट का स्टार्ट करेंगे और फिर एनिमल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो हम लोग बात करें रेस्पायरेशन इन प्लांट। समझिएगा, रेस्पायरेशन इन प्लांट का अगर हम बात करें तो देखिए, अगर प्लांट में आप बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है ना, एरोबिक रेस्पायरेशन ही होता है। प्लांट में क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन। इस बात को ध्यान रखें। अगर एरोबिक हो रहा यानी कि ग्लूकोज का पहला स्टेप, ग्लूकोज जो पहला स्टेप है रेस्पायरेशन का, वो साइटोप्लाज्म में होगा प्लांट के सेल में, और सेकेंड स्टेप कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप चल रहा था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन कैसे लाया जाए। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें यही बातें सीखना कि एक प्लांट ऑक्सीजन कैसे लाता है, जबकि प्लांट के लिए रेस्पायरेशन करने के लिए, प्लांट में रेस्पायरेशन करने के लिए कोई स्पेशल टाइप का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि इन प्लांट इन प्लांट रेस्पायरेटरी सिस्टम आर absent। इन प्लांट रेस्पायरेटरी सिस्टम आर absent। अगर प्लांट में रेस्पायरेटरी सिस्टम absent है तो बात यह है कि प्लांट कैसे फिर ऑक्सीजन लाता होगा। ठीक है, तो पहले इस बात को समझ लिए कि प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन प्लांट में ऑक्सीजन का एक्सचेंज यानी गैस एक्सचेंज करने के लिए कई अलग अलग क्या है, रीजन है। ठीक है, तो प्लांट में अगर आप बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इन प्लांट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट गैसियस एक्सचेंज अकर इन या फिर अकर थ्रू थ्री डिफरेंट थ्री डिफरेंट पार्ट थ्री डिफरेंट पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट होगा समझिएगा। तो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारे पास तीन अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है अस्टोमाटा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? अस्टोमाटा होता है। वहीं पे दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है लेंटिसेल्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लेंटी सेल होता है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? तीसरा होता है रूट हेयर्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है? रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग पार्ट है प्लांट में जहां से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब बात यह है कि कैसे होएगा। ठीक है, अच्छा अस्टोमाटा है कहाँ? अगर आप अस्टोमाटा के लिए बात करें तो अस्टोमाटा के लिए आप क्या बोल सकते हैं? ये कहाँ होता है? तो ये हमारे पास इट प्रेजेंट इन लीफ सरफेस। इट प्रेजेंट इन लीफ सरफेस। तो ये कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको? तो ये आपको लीफ सरफेस पे देखने को मिल जाता है। इट प्रेजेंट इन लीफ सरफेस।
तो ये लीफ के सरफेस पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को कहानी। अच्छा, लीफ में भी ना हमारे पास अपर सरफेस में कम होता है, लोअर सरफेस में क्या होता है, ज्यादा हो। ठीक है, किस प्रकार से है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक लीफ है ऐसा। तो लीफ के सरफेस पे क्या है, ऐसा छोटा छोटा पोर जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से क्या होगा, दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास कौन होता है, अस्टोमाटा होता है। ठीक है, अच्छा कैसा दिखाई देगा, तो अस्टोमाटा जो है ना, हम बताए थे शायद पिछला चैप्टर में कि अस्टोमाटा दो अलग अलग स्टेट में देखने को मिल जाएगा। एक आपको ओपन स्टेट में देखने को मिल जाता है, अब एक क्लोज स्टेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो अस्टोमाटा है, ये जो अस्टोमाटा है, ये आपको दो अलग अलग स्टेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक आपको मिल जाएगा कैसा, क्लोज अस्टोमाटा, यानी क्लोज स्टेट में देखने को मिल जाएगा, और दूसरा आपको देखने को मिल जाता है कैसा, ओपन स्टेट में। ठीक है, यानी ओपन अस्टोमाटा। तो अस्टोमाटा आपको दो अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेगा, एक क्लोज और एक ओपन। ठीक है, अच्छा कैसे होता है इस बात को समझिए। अगर हम इसका डायग्राम से दिखाना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि यहाँ पे अस्टोमाटा में अगर क्लोज स्टेट को हम दिखाएं तो ऐसा हम बता सकते हैं कि ऐसा क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, ऐसा दो सेल है ऐसा, जो बिल्कुल आपस में क्या है, इस तरह से जुड़ा हुआ। ठीक है, ऐसा, और इसके चारों ओर क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा सेल होता है इस तरह से, इस तरह से ऐसा। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है, ऐसा छोटा छोटा सेल है। ठीक है, इन सेल को अब सब्सिडियरी सेल कहते हैं, सब्सिडियरी सेल। वहीं पे जो बीच में सेल है, इन सेल को अब बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। अच्छा, गार्ड सेल से क्या होता है ना, ऐसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ढेर सारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा गार्ड सेल में जो होता है, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल आगे बीच में है, ये थोड़ा सा थिक होता है, पीछे वाला पार्ट कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा है, फाइबर्स होता है। ठीक है, अच्छा ये अभी कैसा है, ये अभी क्लोज स्टेट में है। लेकिन वहीं पे अगर हम ओपन स्टेट दिखाएं इसका, तो ये ओपन स्टेट में कैसा देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर इसी चीज को ओपन स्टेट में हम दिखाएं तो कैसा मिलेगा, ये ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये हमारे पास कैसा ओपन स्टेट में है, और फिर से वापस क्या है, ऐसा चारों तरफ सेल्स होता है। ठीक है, वही सब्सिडियरी सेल है। ठीक है, अब देखिए ओपन कैसे होता है, इस बात को समझिए। होता ये है ना कि एक प्लांट जो पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट से, उन सभी वाटर को लाके क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करता है। अब होता क्या है, जैसी वाटर यहाँ पे स्टोर होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर क्या करेगा, बाहर वाले सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। इस प्रेशर के कारण, इस प्रेशर के कारण ये जो बाहर का सरफेस है कहाँ जाता है, बाहर की ओर भाग जाता है, जिसके वजह से बीच में ऐसा आपको होल दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस पोर को अब बोलते हैं अस्टोमाटल पोर, अस्टोमाटल पोर। ठीक है, अब जैसे ये पोर खुलेगा, जैसे ये पोर खुलेगा, तो होता ये है कि यहां से ऑक्सीजन बाहर आना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिन के समय में ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आना क्या हो जाएगा, अंदर की ओर शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलना शुरू होगा। लेकिन रात में क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, रात में क्या होता है, O2 अंदर जाता है और CO2 कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि ये ओपन हुआ तो क्या ओपन रहेगा, नहीं, ओपन नहीं रहेगा। जब यहाँ का पानी, जब यहाँ का पानी वेपर बन के निकल जाएगा ना, जब यहाँ का पानी वेपर बन के निकल जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, क्लोज स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पास अस्टोमाटा के द्वारा
गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्लांट में ज्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमाटा से होता है, ठीक है। मतलब अब बोल सकते हैं 90% गैसेस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, हमारे पास स्टोमाटा से हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कहानी क्या है, स्टोमाटा का है। अब हम बात करते हैं किसका, लेंटिसेल्स का, ठीक है। लेंटिसेल, लेंटिसेल क्या है सुनिएगा। लेंटिसेल हमारे पास होता है स्मॉल पोर। लेंटिसेल क्या है, स्मॉल पोर है, जो कहाँ मिलेगा आपको, स्टेम के सरफेस पे। ये कहाँ मिल जाता है, स्टेम के सरफेस से मिल जाता है, ठीक है। तो ये लेंटिसेल क्या होता है, स्मॉल पोर होता है। ऐसा, तो लेंटिसेल क्या है, ऐसा स्मॉल पोर, सॉरी, ये स्टेम है, ठीक है। ये जो हम बनाए हैं, ये हमारे पास क्या स्टेम है, ठीक है। इसी स्टेम के सरफेस पर, इसी स्टेम के सरफेस पे क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा पोर होता है, ठीक है। इसी पोर को आप क्या बुलाते हैं, लेंटी सेल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा पोर है, ठीक है। इस पोर को आप क्या बोलते हैं, लेंटी सेल बोलते हैं, ठीक है। सुनिएगा होता क्या है, इसी लेंटी सेल से क्या होता है, स्टोमाटा के सेल्स में गैसेस एक्सचेंज, जैसे अगर बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2, O2 जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, O2 जा रहा है, और यहीं से क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये लेंटी सेल है, और इसी से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टेम का जो सेल्स है ना, वो इसी लेंटी सेल से क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ होता है, स्टोमाटा से, ठीक है। चलिए, तो वहीं पे ये हमारे पास क्या है, लेंटी सेल की कहानी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके बारे में, रूट हेयर्स के बारे में, ठीक है। तो तीसरा हम बात करें किसके बारे में, रूट हेयर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा रूट हेयर को समझिए, ये भी थोड़ा सा क्या हमारे पास आसान नहीं है, बहुत भारी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, सॉइल, ये सॉइल है, और ये क्या मेन रूट है एक प्लांट का, ये प्लांट का एक मेन रूट, ठीक है। ऐसी रूट से क्या होता है, ऐसा पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है रूट से। ये जो आउट ग्रोथ निकल रहा है ना बाहर, इस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, आप रूट हेयर बोलते हैं। इसी को आप क्या बुलाते हैं, रूट हेयर बुलाते हैं। अच्छा, इस रूट हेयर के चारों ओर क्या है, ऐसा सॉइल का पार्टिकल। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए इस सॉइल के पार्टिकल में हमारे पास क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। बहुत इतना गैप नहीं होता, लेकिन गैप होता है, ठीक है। तो ये कौन है, ये है सॉइल पार्टिकल। अब ये सॉइल पार्टिकल में क्या है, गैप है, तो इसी गैप में क्या होता है ना, हमारा एयर भरा होता है। इसी गैप में क्या हमारा एयर भरा होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे कौन है अपना, ऑक्सीजन, ठीक है। तो रूट एयर क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को, जो रूट का सेल्स है, ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को खींचेगा, और बदले में क्या निकल कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये कहाँ निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, गैसेस एक्सचेंज रूट एयर भी कर ही लेता है अपने लिए, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, ठीक है। फिर से हम बोले हैं कि सबसे अधिक कौन कर पाता, स्टोमाटा करता है रूट हेयर से, और लेंटिसेल से बहुत ज्यादा हमारे पास गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो रूट हेयर में जो गैसेस एक्सचेंज होगा, ये केवल रूट के सेल्स के लिए है, और जो स्टेम में होगा वो केवल स्टेम सेल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। और जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है ना, अब आसानी से रेस्पायरेशन कर लेगा, ठीक है। वही एरोबिक रेस्पायरेशन, जैसा कि हम समझाए थे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन है, जो बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है ना, एनिमल के अंदर क्या करना है, रेस्पायरेशन को समझना है। लेकिन वो रेस्पायरेशन आज नहीं समझाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, अगले क्लास में समझाएंगे।